हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पैट के बारे में। इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। और ये एग्जाम सिर्फ क्लियर नहीं करना है, आप लोगों को इस एग्जाम के लिए जो लड़ाई है वो इस बात की है कि जब 1000 वैकेंसी आएगी और सरकार कहेगी नहीं जी मुझे तो सिर्फ टॉप के 15,000 को मतलब 15 गुना बच्चों को ही पेपर दिलवाना है, तब आप एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। इसलिए आप लोगों को इस एग्जाम के लिए भी जान लगा देनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने अगर आज क्लियर किया है तो फिर 1 साल बाद आप लोगों को दोबारा क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस एग्जाम को आप सीरियस लेना और आप बड़ी ही आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना। और वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि सरकार मेहरबान हो जाती है, सब लोगों को एलिजिबल कर देती है और सब लोग पेपर देते हैं, उसके बाद भी मेंस का भी। लेकिन अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज ये देखिए, सरकार के मूड पर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को टॉप में रहना है कि अगर 1000 में वैकेंसी आए और अगर वो 10 गुना बच्चों को बुलाए तो आप टॉप के 10,000 के अंदर होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से इस एग्जाम को क्लियर करना है। मैंने खुद ने भी ये एग्जाम क्लियर किया है, तो आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा और आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप एक साथ कितने एग्जाम्स को क्लियर कर पाते हैं और बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए होती है कि स्मार्ट अप्रोच। अगर आप पुराने ढर्रों पे चलेंगे तब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो गाइस यहां पे देखते हैं किस तरह से क्या चीजें हैं। ये नाम है आप लोगों के एग्जाम का यूपी पैट। इसके थ्रू क्या होता है, जो 4200 ग्रेड पे तक की जॉब है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट इसके अंडर में आती है, चाहे वो लोअर पीसीएस की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर हो, क्लर्क हो। ये अगर यूपी पुलिस को छोड़ दिया जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस की जो एसआई वगैरह की वैकेंसी आती है, इसके अलावा यूपी में जितनी वैकेंसीज आएंगी वो सब इसी के थ्रू फिल होती हैं लगभग। बाकी हाईकोर्ट वाईकोर्ट का तो आप लोगों को पता ही है। मैक्सिमम वैकेंसीज अब यूपी को दे दी गई हैं और इसी के थ्रू सारी वैकेंसीज फिल होंगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं यूपी के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी शिक्षक भर्ती के लिए तो आप लोगों को पता है टेट सुपर टेट बहुत चल ही रहा है, तो यहां पे आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 घंटे का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है, सिलेबस को ध्यान से देखा तो आप विश्वास मानिए इसमें 50 से 55 नंबर तो आप सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर गेन कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब सिलेबस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं और आप लोगों का आज से नजरिया ही चेंज हो जाएगा सिलेबस को देखने का या एग्जाम को देखने का। देखिए हम किस तरह से सबसे पहले उन 50 नंबर पे फोकस करेंगे जिनसे हम बहुत जल्दी से मार्क्स को गेन भी कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के हमारे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। ये जो सेक्शन है, देखिए इतना सारा सेक्शन भी 50 नंबर का है और ये इतना सा जो सेक्शन है ये भी 50 नंबर का है। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस रहने वाला है वो इस चीज पर रहने वाला है। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि भैया मैथ्स नहीं आ रहा, मैथ्स नहीं आ रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे जो मैथ्स है वो आर्ट साइड वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ये ग्राफ और टेबल इन्होंने दी हैं जो 10-10 नंबर के आएंगे। 10 नंबर के ग्राफ आएंगे और तालिकाएं मतलब जो टेबल है वो भी 10 नंबर की आएंगी। और इसको कंप्लीट करने के लिए 2 दिन बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा देने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और आप लोगों के 20 नंबर ये श्योर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ का बेस समझना है आप लोगों को, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक इसी तरीके से टेबल का। और जबकि जो बाकी बच्चे हैं ग्रुप डी वाले, रेलवे वाले, ये बैंकिंग वाले, एसएससी वाले, उन लोगों को तो ये चीजें पहले से ही आती हैं, तो उन लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चा आर्ट साइड वाला भी है उसको मैथ्स से घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के टोटल 25 नंबर हैं। अगर आप बाकी 5 नंबर में जो पूरा अंक गणित आ रखा है अगर उसको छोड़ भी देंगे तब भी, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने छोड़ भी दिया तब भी आप उसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन कर ही दोगे 100%। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ग्राफ वाला, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 2 दिन अच्छे से दे देना है। आप लोग 20 में से 20 नंबर श्योर कर लोगे, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 चीजें आनी चाहिए, थोड़ा सा परसेंटेज पता होना चाहिए और उसके बाद आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। डिफरेंस निकालना तो सब लोगों को आता ही है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके ग्राफ पूरा का पूरे मार्क्स देके जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करने हैं आप लोगों के सिलेबस में। तो ये जो 25 नंबर का पार्ट आप लोग देख रहे हो, इस पार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा मैथ्स में 5 नंबर में तो अर्थमेटिक आ रहा है। इतना सारा अर्थमेटिक 5 नंबर का आ रहा है
और 20 नंबर में क्या आ रहा है, ग्राफ और टेबल आ रही है। तो स्मार्ट बच्चा वो है जो, देखो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है या अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, आपको सिर्फ अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स के साथ, तो आप पहले उन चीजों पे फोकस रहिए जिनके मार्क्स ज्यादा है, मेहनत कम करनी है। यही एक स्मार्ट बच्चे की भी पहचान है। तो सबसे पहले जिन बच्चों का मैथ्स वीक है या जो भी है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, या अगर आप पीसीएम से भी हो तब भी आप सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो ग्राफ और टेबल है, इनमें जो मार्क्स हैं स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है। इसमें इतना सा करना है सिर्फ आप लोगों को कि हर तरीके की ग्राफ के 3-3, 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज शाम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसके टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज रात ही एक टेस्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट में आप लोगों को 4 क्वेश्चन 2 ग्राफ से 2 टेबल से मिलेंगे। लगातार आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ही, और आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बात रही इन 5 नंबर की, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप आर्ट साइड से हो तो आप इसके पीछे ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि इन 5 नंबर में से इतने हल्के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। और बाकी जो साइंस साइड वाला बच्चा है वो 25 में से 25 भी बना सकता है, 24 भी बना सकता है। तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस रहना है आप लोगों को। मैथ्स देख के डरना नहीं है, आप लोगों को सोचना है कि मैथ्स में देखो टॉपिक तो 3 ही है ना, 3 चीजें दे रखी है, ग्राफ है, तालिकाएं और प्रारंभिक अंकगणित है। ये 5 नंबर लाने के लिए इतनी मेहनत करनी है, इतनी, और उसके जो 20 नंबर लाने हैं उसके लिए इतनी मेहनत करनी है। तो इतनी मेहनत करके पहले 20 नंबर लेके आओ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रीजनिंग के। तो रीजनिंग पे आपके 5 मार्क्स हैं। तो देखिए, रोज डेली आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रैक्टिस करते हो। आपको पता है जब लेखपाल का मेंस होगा या किसी भी एग्जाम का आगे मेंस होगा, जैसे लेखपाल का तो हो गया है, मान लीजिए आगे किसी एग्जाम का होगा, आपको लगता है कि उसमें रीजनिंग आने वाली है, तब आप रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करते ही होगा, उसी से हो जाएगा ये काम। इसके लिए आप लोगों को स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हिंदी की। ये 5 नंबर की रीजनिंग है, इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बात करेंगे हम इस 15 नंबर की। देखो, हम लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर हम ये 15 नंबर ना खींच पाए तो हम लोगों पे लानत है। और उसमें भी देखिए, व्याकरण के 5 नंबर है सिर्फ। कितने नंबर? 5 नंबर। मतलब पूरा जो है वो संज्ञा है, ग्रामर, इतनी सारी चीजें हैं, सर्वनाम है, अव्यय है, पता नहीं क्या क्या, संधि विच्छेद और संधि, और ये इतनी सारी चीजें वो सिर्फ 5 नंबर की आएंगी। और आपके जो पैसेज हैं, मतलब जो गद्यांश है, वो 10 नंबर के आएंगे। और गद्यांश भी इतने हल्के आते हैं, बड़ा तो आता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप लोग सोचिए ना, एक बात सोचिए, व्याकरण को पढ़ने में कितना ज्यादा टाइम लगता, लेकिन आप गद्यांश को अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो वो कॉन्सेप्ट समझने में आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। आपने उसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें जो गलतियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में होती है कि शीर्षक निकालिए। इसका शीर्षक निकालने में दिक्कतें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और उसका भी अगर आप लोगों ने बेस क्लियर कर लिया, मतलब कि किस तरीके से शीर्षक निकाला जाता है, तब आप पूरे 10 में से 10 नंबर लेके आओगे। तो दूसरा फोकस होना चाहिए आपका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में पैसेज हो गया, उसके बाद व्याकरण। देखिए, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इतने पहले से हम पढ़ भी रहे हैं, तो देखिए सबका अपना अपना बेस होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो एसएससी वाला है, तो वो इस चीज को छोड़ देगा, वो अपनी इंग्लिश कवर कर लेगा, और ये पैसेज तो उसको आएंगे ही करना, 1 घंटे में वो पैसेज सीख लेगा। किसी बच्चे का है वो हिंदी में ही बहुत पहले से लगा हुआ है, उसने लेखपाल की भी तैयारी की है, तो वो 15 के 15 नंबर यहां से श्योर कर लेगा। तो आप लोगों को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किन चीजों पे आप ज्यादा फोकस्ड करो जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। अब देखिए, हिंदी के 15 मार्क्स पे आपने काम कर लिया। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। ये जो 5 नंबर की इंग्लिश है, इसके अंदर आप देखोगे 1 से 2 नंबर तो आप गद्यांश से खींच दोगे, और गद्यांश इसका बहुत बहुत ईजी आता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता। बात रही ग्रामर की, तो उसमें एक आध एंटेनियम मिल जाएगा, एक आध सिनोनिम मिल जाएगा, और वो भी हल्का ही होगा। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। एसएससी वाले बच्चे हो तो आप पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा आर्ट्स वो हिंदी मीडियम वाला है, तो उसको इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, ये पूरे 50 नंबर का सेक्शन है। सबसे पहले मैथ्स के 25 नंबर श्योर कर लेना, क्योंकि ये बहुत आसान है। 25 भी ना कर सको तो 20-22 नंबर तो आप ग्राफ और तालिकाओं के बेस पे ले आओगे। 20 नंबर वो रहे, मैथ्स में जो 5 नंबर है उसमें 2-3 नंबर यहां से खींच लोगे, तो 22 नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने मन से ये निकाल देना कि मैथ्स होगा नहीं, क्योंकि मैं आर्ट साइड से बिलोंग करता हूं। ये बहुत आसान है, मैं भी अगर 2 घंटे का लेक्चर दे दूंगा तब भी आप निकाल लोगे, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। रीजनिंग पे हिंदी के 15 नंबर, आप खुद सोचिए, 25 नंबर का मैथ हो गया, 15 नंबर की हिंदी हो गई। अगर आपने सिर्फ ये 2 चीजें भी कर ली तो कम टाइम में आप इन चीजों को कर लोगे। और 15, इसमें से भी अगर 5 नंबर निकाल दूं मैं,
तो देखिए 40 नंबर हो रहे थे, तो 35 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ आप किसके बेस पे ले आओगे, ये मैथ्स है और इसके गद्यांश के, और गद्यांश तो 1 घंटे में कर सकते हो। आपको अगर बेसिक आता है तो आप इसका 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन निपटा लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ शीर्षक ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो गाइज ये वाली चीज हो गई आपकी मैथ्स, हिंदी, इसके बाद इंग्लिश। तो ओवरऑल ये वाला जो पार्ट है ये आपका 50 नंबर का है, जिसमें आप 40+ मार्क्स बड़ी ही आसानी से ला सकते हो, बल्कि 43+ ही, क्योंकि मैथ्स में 25 में से 22-23 नंबर खींच लोगे, रीजनिंग में से 5 में से 4 नंबर तो खींच ही लोगे। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में तो बच्चे 15 में से 15 नंबर खींचेंगे हिंदी मीडियम वाले। तो आप देखना जरा, मैथ्स के 25 नंबर, 15 नंबर, ये 40, बाकी इन दो चीजें जो बची हैं आपकी, इसमें से आप 2-3 नंबर भी अगर खींच लोगे रीजनिंग में से और इंग्लिश में, तब भी आपके 43 के आसपास स्कोर हो रहा है। गाइस तो सबसे पहले इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर क्या चीजें हैं, तो जिस क्रम में मैंने चीजें लिखी हैं, अब आ जाता है ये वाला पार्ट। देखिए 70 नंबर सिर्फ इतने पार्ट में खत्म हो रहे हैं। 70 नंबर आपके जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है, उसमें 70 नंबर तो सिर्फ यहां से खत्म हो जा रहे हैं, इतने वाले पार्ट में से। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस अब हम फोकस करेंगे इन 20 मार्क्स के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, ये जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसके नीचे है करंट अफेयर्स। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही होंगे और स्टैटिक जीके भी पढ़ते ही होंगे। तो सबसे पहले आपको उन चीजों पे फोकस रहना है जो चीजें आपके आगे वाले एग्जाम्स, या मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी पैट भी ना हो तो दूसरे एग्जाम्स में आपकी पढ़ी हुई चीजें काम तो आ जाए कम से कम। तो फिर दूसरा पार्ट है आपका ये वाला। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितने टॉपिक्स उसने दिए, देखिए यूपीएससी की तरह सिलेबस को बिल्कुल खोल दिया है। आपको अगर देखोगे यूपी ट्रिपल एससी ने एक एक चीज दे रखी है कि कहां से कौन सी चीज कंप्लीट करनी है। तो इसके अंदर उसने दिया है इंपोर्टेंट डेट्स है, मंदिर है, त्योहार है, देश एवं राजधानी है, इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, खेल है, इंपोर्टेंट अवार्ड है, पुस्तक के लेखक हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फुल फॉर्म है, कंप्यूटर की जनरल अवेयरनेस है, इन्वायरमेंट है, भारत के सीएम, राज्यपाल, झीलें, नदियां, पर्वत, नगर, भारत में प्रथम, बड़ा, छोटा, लंबा, इंपोर्टेंट, युद्ध। इतनी चीजें आप लोग करेंगे तब आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा जो 1-2 टॉपिक छूटे हुए हैं जो स्टैटिक जीके के उन्होंने दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को करोगे तो ये जो 10 नंबर का पार्ट है, देखिए आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आप 5 नंबर लाओगे, लेकिन आप यहां पे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ोगे तब भी आप मार्क्स लेके आ जाओगे। इसलिए मेन जो फोकस होना चाहिए आपका, वो उन चीजों को होना चाहिए जिनमें कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सको, और वो यही सब्जेक्ट है जो आप लोगों को कराए जा रहे हैं। 70 नंबर का पार्ट आप कवर कर लोगे, बाकी 30 नंबर इधर बचे हुए हैं, उसमें से भी हम ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे कोई चीज, उसमें भी हम चीजें करेंगे। लेकिन जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 5 नंबर की है, तो उसमें सिर्फ हम इंपोर्टेंट चीजें करेंगे और तब भी हम 5 नंबर में से 2-3 नंबर फंसा देंगे। तो इतनी ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ने से 100 जगह अच्छा है कि ऐसे सब्जेक्ट को जिसका वेटेज बहुत कम है उसमें से सिर्फ इंपोर्टेंट चीजें पढ़ ली जाएं। अब देखिए यहां पे ये आपका हो गया सामान्य जागरूकता, इसके नीचे आ जाती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लोगों को पता है कि ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप मेंस दोगे तब भी तो करंट पढ़ोगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर ज्यादा फोकस रहिए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो चीजें आपके मेंस में भी आने वाली हैं, दूसरे एग्जाम्स में भी काम आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को इन चीजों पर ज्यादा फोकस कराया है। तो ये जो स्टैटिक है, वो रेलवे का एग्जाम हो, डीआरडीओ का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, सब जगह इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और आजकल जब जितने भी पेपर टीसीएस कराती है, उसका एक ही रोल है कि वो करंट को कोरिलेट करके पुरानी चीजें पूछती है। और अगर पुरानी चीजें पूछती है तो आप लोगों को पता है वनडे एग्जाम्स में सिर्फ वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। अभी हम बात करेंगे, देखिए सारे फेमस टॉपिक यहां पे आ जाएंगे। तो ये होगी सामान्य जागरूकता। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ ही लेंगे, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, इंपोर्टेंट डेथ्स हैं, बजट है, खेल पुरस्कार है, अन्य पुरस्कार है, नवीनतम मुद्दे हैं, इंडेक्सेस हैं, यूपी का बजट है, सैन्य अभ्यास है, यूपी की करंट अफेयर्स है। ज्यादातर जो कॉन्टेक्स्ट रखेंगे वो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे बजट पढ़ रहे हैं तो बजट में यूपी के लिए कुछ स्पेशल, कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या यूपी के बजट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आई हैं, तो यूपी के बजट को भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिया का जो बजट पूरा जारी हुआ है, भारत का बजट, उसके अंदर यूपी को स्पेशली क्या दिया गया है, या यूपी के लिए कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। सारे सिलेबस को आपको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई मंदिर है, त्योहार है, अगर वो यूपी में ज्यादा मतलब चर्चा में रहा है तो पूरी उम्मीद रहती है कि यूपी वाली चीज आपसे ज्यादा पूछी जाए। अब आ जाते हैं इधर। अब आप जब बात करेंगे इधर, तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, मैथ्स 25 नंबर का निपटाया,
5 नंबर की रीजनिंग, 15 की हिंदी और इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी आप 40 प्लस स्कोर कर गए थे। यहां पे बात करें सामान्य जागरूकता और करंट, आपने बहुत कम किया। देखिए स्टैटिक जीके के इतने टॉपिक है कि मैं इतना लिख के देता हूं, एक हफ्ते के अंदर आप स्टैटिक जीके प्लस करंट दोनों साथ में लेके भी कवर कर लोगे, इतना ज्यादा ये है नहीं। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ 4 से 5 दिन इस सिलेबस को देने और आप लोग निपटा लोगे, क्योंकि हिंदी में ग्रामर नहीं करनी है, पैसेज जो है वो 1 घंटे के अंदर कर लोगे। मैथ्स के अंदर पूरा गणित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ और वो करने हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर ये 70 नंबर पे आपने पकड़ बना ली, और इस 70 नंबर को भी अगर बार बार घोटोगे ना, यही चीजें मैं कह रहा हूं कि आप बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप इन 70 नंबर को बार बार घोटिए कि इन 70 नंबर में से मेरे नंबर ना कटे। तब मैं इतना बोलता हूं कि आप लोग इसके अंदर कितने मार्क्स लेके आ जाओगे, इसके अंदर बड़े आराम से 60 प्लस मार्क्स लेके आ जाओगे। और जब आप लोगों के ये 60 नंबर आ गए, अब आप लोग इधर आइए, क्योंकि आपका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट तो ज्यादा का रखना है, भले ही हमारे 75 मार्क्स आ जाए, 80 मार्क्स आ जाए तो ये सही है, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए 85 प्लस का ही, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, अब आपको पता होना चाहिए अगर कोई साइंस वाला बच्चा है तो भाई उसके लिए सीधी सी बात है पीसीबी आप लोगों ने पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो जरूरत है नहीं। लेकिन जो आर्ट साइड वाला बच्चा है, मैं उसको कहूंगा कि मेरे भाई आप ज्यादा ध्यान मत दो इस पे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 5 नंबर का, इसके लिए आपको इतनी सारी मेहनत करनी है। तो थोड़ी सी जो बायोलॉजी है उसके अंदर भी ह्यूमन वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा प्लांट वाला जो पोर्शन है, बस उतना सब करना है आप लोगों को, उससे ज्यादा चीजें नहीं करनी है। तो बाकी अगर आप सोचोगे कि मैं पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर लूंगा तो वो हो भी नहीं पाएगी, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा वो भी नहीं हो पाएगी, और होना होगा तो 1-2 क्वेश्चन जो छोटे से आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो साइंस पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग ध्यान देंगे जिन लोगों की साइंस का पहले से बैकग्राउंड थोड़ी सी ठीक है। अदरवाइज इसमें इतना ज्यादा आउटपुट, मतलब इनपुट इतना ज्यादा डालना है, आउटपुट इसमें से इतना सा निकल के आ रहा है, इसलिए इस चीज पे ज्यादा आप लोग ध्यान ना दें। अब आ जाओ यहां पे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स, संविधान और हिस्ट्री। ये जो 3 चीजें हैं, देखिए है तो इनका कम वेटेज, लेकिन ये वाली जो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, ये ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लग रहा है 5 नंबर हो सकता है ये ज्यादा नंबर का भी देते। देखिए आप अगर सबसे पहले देखिए 70 नंबर आपके कवर हो गए, अब 70 से प्लस में चल रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को हिस्ट्री नहीं आती है, वो कह रहा है भैया मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, मेरे भाई तू हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, इस चीज को तो छोड़ दे। लेकिन ये जो 5 नंबर हैं ये लाना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सिलेबस बहुत कम है। उधर जो प्राचीन भारत है, ये वाला जो है भारतीय इतिहास, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 नंबर के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे, वहां से भी 1-2 नंबर 3 नंबर खींच लेंगे 5 में से। लेकिन यहां पे हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे, यहां पे हमारी कोशिश रहेगी कि 5 में से हम 4 नंबर खींच लें। क्यों? क्योंकि यहां पे सिलेबस बहुत कम है और निश्चित सिलेबस है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करोगे, इसके अंदर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे गांधी युग है, बाकी इन डेप्थ भी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग चीजों को समझिए, अभी तो यहां सोर्सेज के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में बात चल रही है कि किन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फिर इन 70 नंबर के बाद हम आ गए इन नंबरों पे, जो ये 10 नंबर हैं। इन 10 नंबर में से हम बड़ी ही आसानी से 6 नंबर खींच सकते हैं, 6 से 7 नंबर। देखिए कैसे, यहां पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जितना ये इतिहास है ना उसका ये 10% भी नहीं है। तो पहले हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे और इसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको भगत सिंह देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर आपको सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको गांधी जी देखने को मिलेंगे। जितने नाम आप सुनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे नाम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो गांधी युग आपको पढ़ना है, नरम दल पढ़ने, गरम दल पढ़ने, जितने आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ने। तो ये जो 5 नंबर है, फिर इस पे फोकस करेंगे हम हिस्ट्री में उन 70 नंबर के बाद। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ मत करिए, थोड़ा सा सिंधु घाटी के बारे में पढ़ लीजिए, जैन धर्म पढ़ लीजिए, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये तो स्टैटिक जीके के भी पार्ट हैं, तो आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मुगल काल पढ़ लीजिए बस, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय प्लस स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 वाला हुआ था। इतनी चीजें यहां से कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से हम उस टॉपिक को या चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें करके जाएंगे। तभी 5 नंबर में से जो 2 नंबर 3 नंबर की चीजें आएंगी वो आप बड़े ही आसान से अटेम्प्ट कर लोगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे भारतीय इतिहास है, अगर इतिहास में से वो क्वेश्चन रखेगा तो इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो टच करेगा ही करेगा। आपने पूरी हिस्ट्री भले ही नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़े तो उन 5 में से भी 2-3 नंबर खींच लोगे। अब हुआ क्या,
ये जो 5 नंबर है इन्हें तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो हो सकता है आपने 5 में से 4 नंबर खींच लिए हों। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो भारतीय इतिहास है, आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये चीजें पढ़ ली तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपने 1 से 2 नंबर खींच लिए, तब भी आप इन 10 नंबर में से 5-6 नंबर फिर ले आए। तो यहां पे आपके कितने नंबर हो रहे थे? ये 50 में से आपने 43 नंबर खींच लिए थे। फिर आपने यहां क्या किया, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, ये जो 20 नंबर की थी, यहां पे भी आपने 12-15 नंबर खींच लिए। तब आप कितने नंबर पे पहुंच गए हो आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अगर यहां पे आप 15 नंबर या 13 नंबर भी जोड़ते हैं तब आपके नंबर हो गए 56 के करीब। ठीक है, और ज्यादा ही होंगे, ये तो मैं बहुत कम कम करके जोड़ रहा हूं। अब आपने ये वाली चीज कंप्लीट कर ली, क्या कर लिया? हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। अब बात करता हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आप लोगों को पता है, जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति, पीएम, इनसे रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यहां पे आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, जो ये संविधान है इसमें संविधान की विशेषताएं कर लो, मौलिक अधिकार एक बार पढ़ोगे बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए 20 नंबर की जीके आती है, तब भी हमने ये सारी चीजें कंप्लीट उन लोगों को कराई हैं। बहुत बेसिक सी चीजें आएंगी, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशकता, तो संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत मतलब कहां से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली, नीति आयोग, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था। सिर्फ इतना आप लोगों को करना है और आप 5 में से बहुत अच्छे नंबर गेन कर जाओगे। 5 में से 3 या 4 नंबर आसानी से खींच लोगे, और 5 में से 5 नंबर भी खींच सकते हो, नसीब अच्छा है तो आप लोगों ने फिर से यहां पे नंबर। तो अब मेरा बार बार कहने का मतलब क्या आ रहा है, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग का लोड कम करने के लिए आप उन चीजों को कवर कर लीजिए। किन चीजों को कवर कर लीजिए? जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देके जा रही हैं। जैसे मैथ्स के ग्राफ हैं, जैसे हिंदी के पैसेज हैं। ठीक है, तो आपके सर से एकदम लोड खत्म हो जाएगा कि यार 50 नंबर का तो सिलेबस मेरा निपट गया। फिर उसके बाद ये 20 नंबर निपटाइए, फिर कहोगे आपकी भैया 70 नंबर हो गए हैं, अब बाकी तो बोनस में चलेगा, इधर से जितनी चीजें कर सकता हूं कर लूंगा। तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छे से चीजों को कैप्चर करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि 70 नंबर का सिलेबस हो गया, सिर्फ 30 नंबर में से 15 नंबर और खींचने, 15 नंबर 20 नंबर खींच गए तो हो गया सिलेक्शन। ठीक है, यहां पे देखिए, तो आपने यहां पे हिस्ट्री के अंदर तो कर लिया, भारतीय आंदोलन इंपॉर्टेंट, और बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। संविधान आप लोगों का हो गया जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये मत समझना कि पूरे महीने चलने वाली चीजें हैं, ये महीनों से करोगे तब कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है कि अगर आप किसी दिन संविधान लेके बैठे तो संविधान की ये वाली जो चीजें, ये तो अब हर एग्जाम के लिए तैयारी होनी चाहिए इसकी, तो ये तो आता ही है हर एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी ले लियो, कोई भी एग्जाम, यूपी पुलिस में देख लो, एसआई में देख लो, आईपीसी वाईपीसी, कम आई संविधान से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो आप लोगों को अगर तैयार रहना है तो भैया इन चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संविधान वाला पार्ट। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये जो पार्ट है इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपको ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है। इकोनॉमिक्स के उसने कम ही टॉपिक दिए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे तो इकोनॉमिक्स ज्यादा समझ नहीं आती, इतना ज्यादा क्या करूंगा, या मैं ज्योग्राफी, तो मेरे भाई मैं ये कहूंगा आपसे, आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। आपने 70 नंबर ये कवर कर लिए हैं, 10 नंबर ये वाले हैं, 5 नंबर ये हैं, 85 नंबर का आपका खेला हो गया है, 1-2 नंबर आपके साइंस में आ जाएंगे। बात रही इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की, तो इसे पूरी तरीके से मत छोड़ो, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना 2011, क्योंकि किसमें टली है, तो जनगणना पढ़ लो। जो छोटी सी है उसे आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। स्पेशली यूपी की जनगणना से रिलेटेड आंकड़े याद कर लेना। ठीक है, कि यूपी में लिंगानुपात कितना है, कहां पे ज्यादा है, ठीक है, कहां पे कम है, कहां की साक्षरता सबसे ज्यादा है, कौन से जिले की साक्षरता सबसे कम है, इस तरीके की चीजें यूपी के कॉन्टेक्स्ट में जरूर पढ़ लेना। फिर आ जाती है राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर। ये जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, इसके अंदर ही वही सब चीजें आती हैं, जीडीपी, आपने एनएनपी, जीएनपी, ये वाली चीजें आप लोग पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ये आपसे पूछेगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके क्वेश्चंस आप लिख लो, ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। एक ट्रिक होती है इसकी, मैं बता दूंगा आप लोगों को, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग निपटा लोगे। फिर आ जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक से रिलेटेड आप चीजें पूछ लेना, तथा सुधार, हरित क्रांति, कृषि और योजना आयोग, और महारत्न कंपनियां प्लस जीएसटी। बस आप इतना कर लीजिए, आपका लगभग कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं
तो आप कुछ ना करके नदियां कर लो, झीलें कर लो, दर्रे कर लो, टाइम जोन कर लो, भारत की स्थिति के बारे में पता कर लो कि किधर है, किस साइड से कैसा है, मिट्टी पढ़ लो, उसकी वन पढ़ लो, नेशनल पढ़ लो, मिट्टी के बारे में पूछ लेता है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं, इस तरह की चीजें आप लोगों को देखनी है। नेशनल पार्क कर लेने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कर लेने हैं, वेटलैंड कर लेने हैं, यूनेस्को साइट्स, खनिज संसाधन, बस इतने टॉपिक्स कर लेना चुनिंदा, बाकी ज्यादा आपको टॉपिक इसके करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा भैया बता तो सब कुछ दिया, सब कुछ ना बताया भाई, अगर आपने सही तरीके से किया तो दर्रे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाते हैं, झीलें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लेगा तो विश्व की झीलें और भारत की झीलें करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाएगा। इसके बाद नदियां, इस तरीके से आप करोगे। देखिए रिवाइज तो करना पड़ेगा ही, आपके पास टाइम भी तो है, अभी 1 महीने का समय है ना, तो 1 महीने में तो आप कोहराम मचा दोगे, क्योंकि ये जो 50 नंबर है ये तो आप 1 हफ्ते में निपटा लोगे, और उसके साथ साथ आप सामान्य जागरूकता और करंट करते चलोगे तो ये 70 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं बड़ी ही आसानी से। इस चीज को बार बार रिवाइज करते रहना, और इन जो चीजें हैं उनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना, जिससे कि आप उन 70 नंबर के साथ प्लस में जा सको। तो गाइज ये रही आप लोगों की स्ट्रेटजी। आप लोगों को बता दूं, अभी जो है हम लोग यूपी पुलिस, यूपी SSC पैट, इन सारे के बारे, ALP, JEE, DRDO सेप्टेम्बर 10, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सारी बातें करने वाले हैं। आज शाम को सारी चीजों में आपके टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएंगे, तो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज और गाइडेंस अवेलेबल होगी, आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारा जो प्लान है, यूपी SSC पैट का पेपर बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए हम सारी चीजें वहां पे फ्री करने की सोच रहे हैं, आप लोगों से 1 भी रुपया लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और आपको सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो गाइज अभी जाइए और एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इवनिंग में आपका टेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, आप लोग जाके अपना टेस्ट लगा लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको बहुत चीजें समझ आई होंगी, थोड़ा सा लंबा था लेकिन कोई बात नहीं है, सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं लास्ट में कंक्लूजन फिर से बता रहा हूं, पहले इन 50 नंबर को फोकस करना, फिर उसके बाद इन 20 नंबर को फोकस करना, उसके बाद अगर हिस्ट्री में आओ तो सिर्फ गांधी युग पे पहले ज्यादा ध्यान रखना, राष्ट्रीय आंदोलन पे, संविधान तो जितनी चीजें लिखी है वो करनी ही करनी है, और इकोनॉमिक्स में कुछ ना कर पाओ तो ये जितनी चीजें आप लोगों को बताई हैं ये जरूर कर लेना। ज्योग्राफी में से पूरी तरीके से मत छोड़ना, कुछ ना कुछ कर लेना, इससे फायदा ये होता है। अब देखो तुक्के कैसे लगाने, क्योंकि तुक्के भी इसमें काम करते हैं, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग में अगर आपको 50% भी श्योर है तब भी आप लगाइए, मतलब यहां पे तुक्के लग सकते हैं, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये रेलवे नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल साइंटिफिक वे में। अभी फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझाना था। तो गाइस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 2 घंटे का एग्जाम है आप लोगों का, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी के बेस पे आप लोग सारे एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। अपना टारगेट लेके चलना 85 प्लस का, 80 प्लस का, तब आप जाके कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपके बहुत कम मार्क्स रह गए तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे, फिर क्या फायदा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।